हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो begin करते हैं अपनी आज की पॉलिटी की लेक्चर 4th क्लास। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे अपने पीवाईक्यू एनालिसिस भी कर लिया था। आई होप आप रोज डेली के डेली रिवीजन भी करते होंगे, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर्स, नेशनल पार्टीज, ये सब चीजें कवर की थी। आज हम करने वाले हैं आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, जो मैंने लक्ष्मीकांत की बुक्स भी मैंने कवर अप किए हैं, बिकॉज कई बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस, तो ये लक्ष्मीकांत से लिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, ओके, बिगिन करते हैं। Article 74 and 75 deals with parliamentary system at center and Article 163 and 164 in states. तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि आर्टिकल 164 डील्स विद व्हाट। तो इट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एट नॉट सेंटर इन स्टेट्स 164, और 74 75 इट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट सेंटर। तो ध्यान रखना है, ये सेंटर से रिलेटेड है और ये स्टेट से रिलेटेड है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसी तरह आइवर जेनिंग्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम भी कहा है। किसने कहा है इसे? आइवर जेनिंग्स ने कहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम इज आल्सो नोन एज द कैबिनेट सिस्टम। कुछ फीचर्स देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। फीचर्स क्या क्या होते हैं? नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, जिसे डीजी और हेड भी कहते हैं। और जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिन्हें डी फैक्टो हेड भी कहते हैं। पहला तो होता है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। दूसरा, मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, लीडर ऑफ दैट पार्टी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो मेजोरिटी जो पार्टी होती है वो रूल करती है एंड लीडर उनका प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सबकी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। डबल मेंबरशिप होती है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होती है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस एंड सीक्रेसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। अब आर्टिकल 245 से 255 तक ये जो आर्टिकल्स हैं ये पार्ट 11 से डील करते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, तो ध्यान रखिएगा। देन आर्टिकल 256 से 263 तक पार्ट 11 में डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। आर्टिकल 268 से 293 एंड पार्ट 12 डील विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। क्यों है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्यों करा रही हूँ मैं ये? क्योंकि आप स्टेट पीसीएस पढ़ रहे हो, तो स्टेट पीसीएस और सेंटर और स्टेट के बीच में कहीं कोई रिलेशन है, कहीं कुछ लेन देन है, कुछ काम है, और वो किस आर्टिकल के तहत है, किस पार्ट में है, ये जरूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, पढ़ना। नेक्स्ट है आर्टिकल 280, ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है आपका। देन आप देखते हैं रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब सेंटर स्टेट रिलेशन से लेके कुछ रिफॉर्म्स हैं, कुछ कमिटीज हैं, वो देख लेते हैं। कभी कभी आ जाता है कि दिस कमिटी वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो आपसे ईयर पूछ लिए जाते हैं, ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस रिलेटेड टू व्हाट, जैसे कि सरकारिया कमीशन वाज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड थी, एग्जाम में आ चुका है, जैसा पीवाईक्यू। ठीक है, और ये 1983 में फॉर्म हुई थी, और ये आर्टिकल 263 के अंदर में आती है। ये चीजें पता होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी, जिसे आप कहते हो, वो 1966 में आई थी सबसे पहली बार। ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड ही है। दूसरी है राजमंदर कमेटी, 1969 में आई थी। तीसरी है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ये 1973 का है, 1973। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, ये 1977 का है। नेक्स्ट है सरकारिया कमीशन, 1983 का। इंटरस्टेट काउंसिल इस टाइम पे बना था सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे, और आर्टिकल 263 के अंदर में आता है। नेक्स्ट है पूची कमीशन, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन। अब प्रेसिडेंट रूल कहाँ हुआ था सबसे पहले लागू? उत्तराखंड में कब लागू हुआ था? ये 2016 के आसपास हुआ था लागू। कब लागू हुआ था? कितने दिनों के लिए लागू हुआ था? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। पहले देख लेते हैं, सबसे पहली बार इंडिया में प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा था 1951 में। ठीक है, पंजाब में सबसे पहली बार लगा था आपका प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 52 से 78 तक पार्ट 5 में ये डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आते हैं आपके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। ठीक है, ये 5 आते हैं आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में। इस तरह से भी पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंटेन्स व्हाट, तो आपको दे देंगे, या फिर कंटेन्स व्हाट नॉट, इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए ये 5 आपके इंपॉर्टेंट है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, और ये आर्टिकल 52 से 78 तक पार्ट 5 में आता है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया है हमने? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था।
सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कहाँ से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है, ड्यूटीज कहाँ से ली है। उसी तरह से जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नो पर्सन हैज सो फार बीन इम्पीच्ड, अभी तक हमारे देश में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एब्सेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो कोई कहेगा कि वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट उसकी जगह पे आया, या कोई उससे नीचे जो वो आएंगे स्पीकर वगैरह, ऐसा नहीं है। अगर वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से एब्सेंट होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आते हैं उनकी जगह और वो एक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनेंसेस। जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स। ये भी पीवाईक्यू हो चुका है, ये आ चुका है पीसीएस के एग्जाम में उत्तराखंड के। ठीक है, कि ये आपके 6 वीक्स के लिए होते हैं। ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स री असेंबली। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। प्रेसिडेंट कर सकता है आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कंटिजेंसी फंड है, कंसोलिडेटेड फंड नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। आ सकता है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और योर डिफेंस मिनिस्टर। तो आपका आंसर विल बी प्रेसिडेंट, ना ही डिफेंस मिनिस्टर है ना ही प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। President is the first citizen of India. No law can become an act without the assent of the president. Pardoning power is given to the president. तो ये सारी इंपॉर्टेंट स्पेशल पावर्स और स्पेशल प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को मिले हैं हमारे देश में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका संथानम कमेटी। संथानम कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट? जैसे कि हमने देखा ऊपर जो अभी हमने कमेटी पढ़ी थी दैट इज द सरकारिया कमीशन, वो रिलेटेड किससे थी? सेंटर स्टेट रिलेशन से। उसी वक्त इंटर स्टेट काउंसिल भी फॉर्म हुआ। तो उसी तरह से संथानम कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? करप्शन से रिलेटेड है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद फॉर्म होता है। ठीक है, देन आता है आपका प्रेसिडेंट हैज नो वेटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अच्छा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है जो, उसके रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट के पास कोई भी वेटो पावर नहीं होती है। ध्यान रखना है आपको, प्रेसिडेंट हैज नो वेटो पावर। प्रेसिडेंट के पास ऑलमोस्ट सारी पावर ही है, लेकिन खाली जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसके रिलेटेड इनके पास कोई वेटो पावर नहीं होती है। नेक्स्ट है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1979। ठीक है ना, 1971 made it obligatory for the president to give his assent to a constitutional amendment bill. अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था जिसके लिए नो वेटो पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, उसमें क्या होता है कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 आता है उसमें ऑब्लिगेटरी कर दिया जाता है, कंपलसरी कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के लिए कि अगर उनके पास ये बिल आता है तो उनको किसी भी तरह किसी भी हाल में उस पर एसेंट देना ही होगा। वो उसको वापस नहीं कर सकते हैं, उसे विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। उस पर वो अपनी राय, अपनी परामर्श नहीं रख सकते हैं, उनको उस पर साइन करके उसे वापस देना होगा। ठीक है, तो ये इस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 123 ऑफ इज द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 इज द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसी को अगर आप 213 कर दोगे तो ये ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर बन जाएगी। इफ पार्लियामेंट टेक्स नो एक्शन एट ऑल द ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स। 6 वीक्स होती है, तो कभी कभी पीसीएस में 6 वीक्स की जगह 6 मंथ कर देंगे, तो आप ध्यान रखना मंथ नहीं है वीक्स है। फ्रॉम द री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ। अच्छा, मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ है। ठीक है, एंड मिनिमम जो है वो 6 वीक्स है, ये ध्यान रखना आपको। मैक्सिमम लाइफ अगर पूछेंगे तो 6 मंथ करेक्ट होगा, बाकी मिनिमम 6 वीक्स ही रखना है आपको आंसर। आर्टिकल 72 डील्स विद द एम्पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट के पास होती है दैट डील्स विद आर्टिकल 72। उसी तरह से 161 जो पार्डनिंग पावर होती है वो गवर्नर के पास होती है। इट एम्पावर्स द गवर्नर पार्डनिंग पावर। ठीक है, उसी तरह आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, इट इज आर्टिकल 74। Article 75 is Council of Minister is 15% of total strength of the Lok Sabha. Provision was added by 91st Amendment Act of 2003. Very important. ये आ चुका है, यूपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आर्टिकल 75 के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा ही होने चाहिए। और ये प्रोविजन कब आया था? बाय 91st Amendment Act of 2003 में ये आया था। नेक्स्ट है a house can declare the seat of a member vacant if he is absent from all its meetings for a period of 60 days without its permission। अगर 60 डेज से तक या 60 डेज से ज्यादा
कोई हाउस कोई सीट वेकेंट है तो वो क्या डिक्लेयर हो जाएंगी, इट विल बी डिक्लेयर वेकेंट अगर कोई एब्सेंट अपनी सीट से 60 डेज तक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, salaries and allowances of either house of parliament are determined by parliament and there is no provision of pension in the constitution। कोई प्रोविजन नहीं है पेंशन का कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, whenever Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets। ये भी PYQ है, आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। So whenever Lok Sabha is dissolved, speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets। Next, quorum किसे कहते हैं? It is the 1/10 of total strength of the house, not of the Lok Sabha, not of the Rajya Sabha. It is the house. So quorum is the 1/10 of the total strength of the house. Next है, the date of election of the deputy speaker is fixed by the speaker। Deputy speaker की date of election speaker fix करता है। Next है, since 11th Lok Sabha speaker comes from ruling party and deputy Lok speaker comes from the opposition party। ये ध्यान रखना है। 10th लोकसभा तक जो स्पीकर थे और जो डेप्यूटी स्पीकर थे, दोनों के दोनों ही कहाँ से आते थे? आपकी रूलिंग पार्टी से आते थे। लेकिन 11th लोकसभा से चेंज हो गया सिस्टम, तो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं 11th लोकसभा से, वो तो रूलिंग पार्टी से रहते हैं, लेकिन जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो आपके ऑपोजिशन पार्टी से आते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट माइन्यूट फैक्ट्स हैं, जिसने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी होगी उसे पता होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट, institutions of speaker and deputy speaker originated in India in 1921 under the provision of Government of India Act 1919। आ सकता है पीसीएस में क्वेश्चन कि इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर किस वक्त, किस ईयर में ओरिजिनेट हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ये ओरिजिनेट हुआ इन 1921। और इस एक्ट को और भी किसी नाम से जानते हैं, मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड एक्ट से रिफॉर्म के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जीवी मवलांकर एंड अनंत स्वामी अयंगर had the distinctions of being the first speaker and deputy speaker। तो ये फर्स्ट स्पीकर थे और ये फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर थे आपके, जीवी मवलांकर एंड अनंत सायनम अयंगर। नेक्स्ट, इन 1969 लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। 1969 में पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, इट शुड बी नोटेड हियर दैट अ पर्सन कैन रिमेन अ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। एक पर्सन मिनिस्टर रह सकता है टिल 6 months। Lame duck session, what is lame duck session? What do you mean by this term? Those members of the existing Lok Sabha who could not get re-elected to the new Lok Sabha are called lame duck। जो पहले से ही सांसद में इलेक्ट हो रखे हैं, जब दोबारा इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद और वो दूसरे टर्म में चुन के नहीं आ पाते हैं, तो री इलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनको बोलते हैं लेम डक। नेक्स्ट होता है 0R। 0R जो कॉन्सेप्ट है ये 1962 में ओरिजिनेट होता आएगा। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर, इसमें मेंशन नहीं है ये। एंड इट इज एन इंडियन इनोवेशन सिंस द 1962। ये इंडियन इनोवेशन है सिंस 1962। आर्टिकल 110 डील्स विद मनी बिल्स। जीरो आर जो है ये 1962 में बनता है, ये इंडियन इनोवेशन है एंड इट इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर। इट इज एन इंडियन इनोवेशन सिंस 1962। आर्टिकल 110 डील्स विद मनी बिल्स। जॉइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स ओनली। ठीक है, जॉइंट सिटिंग हर बिल के लिए नहीं होती है, सिर्फ ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल्स के लिए ही होती है। Chairman of Rajya Sabha does not preside over a joint sitting as he is not a member of either house of parliament। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, कौन होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। वो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं, वो जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड नहीं करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ओके, as he is not a member of either house of parliament। नेक्स्ट होता है आपका रेलवे बजट। ओके, जो बजट है रेलवे बजट, इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट इन 1921 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एक्वर्ट कमिटी। तो एक्वर्ट कमेटी किस चीज से रिलेटेड थी? रेलवे बजट और जनरल बजट की से रिलेटेड थी। फर्स्ट टाइम ई बजट कब आया था? 2021 में। ये चीज ध्यान रखें, फर्स्ट टाइम ई बजट आया था 2021 में और रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया गया था 1921 में विद बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ एक्वर्ट कमेटी। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? Vote on account is passed after the general discussion on budget is over। It is generally granted for 2 months for an amount equivalent to 1/6 of the total estimation।
ठीक है, तो ये 2 month एंड 1/6 ये ध्यान रखना है वोट ऑन अकाउंट। यहीं पे प्रीलिम्स में छेड़छाड़ होती है क्वेश्चन बनाते हुए। ओके, वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। सो इट इज ग्रांटेड फॉर meeting an unexpected demand upon the resources of India. Next, ordinances must be approved by the parliament within 6 weeks. Within 6 weeks after its re-assembly. Ordinances must be approved by the parliament. By the parliament. ठीक है, vote of credit, it is granted for meeting on unexpected demand upon resources of India. Ordinances must be approved by the parliament within 6 weeks after its re-assembly. Parliamentary privileges do not extend to the president, who is also an integral part of the parliament. Parliamentary privileges do not extend to the president, who is also an integral part of the parliament. Next is Article 124 and 147, Part 5th. It deals with Supreme Court. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट से जितने भी रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो 124 से 127 तक में आते हैं पार्ट 5 में। ए एन रे 1973 में and MU Beg in 1977 appointed as Chief Justice by superseding three senior judges. ओके, तो ये 2 बार हो चुका, मतलब 2 लोगों के मेंबरशिप में हो चुका है, ठीक है ना, जब सीनियर जज को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ए एन रे और एमयू बेग को बनाया गया था। ए एन रे को 1973 और एमयू बेग को 1977। रिलेशनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर विद गवर्नर, ये आर्टिकल 163, 164 एंड 167 में आता है। देन आता है द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, ये हमने बात कर ली है। रिट आपका अंडर आर्टिकल 32 आप इशू करते हो, 5 आपके तरह की रिट होती है मेनली, और जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है वो अंडर आर्टिकल 226 को इशू होता है, और आपका रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना है आपको। राजस्थान वॉज फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? तो राजस्थान में। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है आपका। इट इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 79 से लेके 122 तक पार्ट 5 में डील्स विद पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किन किन लोगों से मिलकर बनता है या किन सीटों से मिलकर बनता है? एक तो प्रेसिडेंट हो गए आपके, दूसरे काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे राज्यसभा कहते हैं, तीसरा है हाउस ऑफ द पीपल जिसे लोकसभा कहते हैं। तो ये 3 मेन स्तंभ हैं पार्लियामेंट के। 1954 में हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वाज अडॉप्टेड। पहले से काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल कहते थे, लेकिन 1954 से हिंदी नेम अडॉप्ट करा गया, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहा गया। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं, और हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। और लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, फर्स्ट चैम्बर भी कहते हैं, और पॉपुलर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये नोट के तौर पे आप याद रखिएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस। तो ये ध्यान रखिएगा आपको। कांग्रेस का मतलब होता है अमेरिका में इट इज अ पार्लियामेंट बेसिकली, जैसे यहाँ पार्टी है वहां पे पार्टी का मतलब नहीं है, वहां उनका पार्लियामेंट का मतलब होता है। ठीक है, पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं वहां पे। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या है ये देख लेते हैं। ओरिजिनली तो यहाँ पे 250 मेंबर्स है, 250 मेंबर्स ओरिजिनली रखे गए हैं, लेकिन प्रेजेंटली अभी 245 मेंबर्स प्रेजेंट है आपके राज्यसभा में, जिसमें 12 है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अलग अलग फील्ड से, 4 यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 229 जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 229 रिप्रेजेंट स्टेट्स, ठीक है, 4 यूनियन टेरिटरी एंड 12 आपके नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये 245 मेंबर्स है राज्यसभा में। 4th शेड्यूल के अंदर क्या लिखा गया है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ओके, जो 12 पर्सन को नॉमिनेट करते हैं वो कहाँ कहाँ से लिया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा? किस किस फील्ड से लिए जाते हैं? आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया एंड सोशल सर्विस। इन 4 मेन फील्ड से लिया जाता है 12 पर्सन जो प्रेसिडेंट आपके नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा पर देख लेते हैं। इसमें टोटल आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो 552 है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है सीट वो है 545। ठीक है, आपने सुने भी होगा न्यूज में, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की डिमांड हो रही थी। ठीक है ना, और वहां पे थोड़ा पक्ष प्रतिपक्ष चल रहा है, वाद विवाद इस टॉपिक के ऊपर, जब ये आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था। ओके, 545 आपके इसमें टोटल प्रेजेंटली सीट्स है लोकसभा में, जिसमें 530 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं,
13 यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा बताओ, एंग्लो इंडियन अभी भी है या इसे हटा दिया गया है? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ। उत्तराखंड से तो हटा दिया गया है, क्या सेंट्रल लेवल से भी हटाया गया है? ओके, नोट वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये रैंडमली हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स, मतलब 18 साल का हर एक युवक या युवती वोट डालने का अधिकार रखता है। पहले ये 21 थी, इसको कब किया गया चेंज? 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 से, यानी 88 तक 21 ये एज पे आके आप वोट डालते थे, लेकिन 88 के बाद से आप 18 ईयर्स के अगर हो गए तो आप वोट डाल सकते हो, चाहे कोई सा भी इलेक्शन हो, पंचायत की हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966 froze the allocation of seats in the Lok Sabha to the states and the division of each state into territorial constituencies till the year 2000 at 1971 level. ठीक है। Next, a member of scheduled caste and scheduled tribes is also not debarred from contesting a general seat. Next, duration. Duration of Rajya Sabha, it is a permanent body. Duration क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। जो राज्यसभा है एक परमानेंट बॉडी है। वन थर्ड of its members retire every second year. ठीक है। Their seats are filled by a fresh elections and presidential nominations at the beginning of every third year. The retiring members are eligible for re-election and recombination any number of times. तो re-election के लिए वो eligible होते हैं। Next, Constitution has not fixed the term of office of members of Rajya Sabha and left it to the Parliament. Constitution ने fix नहीं किया इसका term. Parliament in Representative of People Act of 1951 provided that the term of office of a member of the Rajya Sabha shall be 6 years. अब ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा देख लेते हैं। अनलाइक राज्यसभा, लोकसभा इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, ठीक है ना। लोकसभा क्या कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है और इसका टर्म जो है वो 5 ईयर है। यहाँ देख सकते हो आप, राज्यसभा का टर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग 6 ईयर्स है। ओके, लोकसभा में he must be not less than 30 years of age in case of राज्यसभा। नोट कर लीजिए इसे। अगर राज्यसभा में मेंबर बनना है तो 30 इयर्स से कम नहीं होनी चाहिए एज, एंड नॉट लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ लोकसभा। अगर राज्यसभा में मेंबर बनना है तो एज कितनी चाहिए आपको? 30 इयर्स। और लोकसभा में मेंबर बनना है तो एज कितनी चाहिए आपको? 25 इयर्स। तो ये ध्यान रखिए, एज डिफरेंस है 5 सालों का। राज्यसभा के लिए 30 इयर्स और लोकसभा के लिए 25 इयर्स एज चाहिए। Okay, detention of a person under preventive detention is not disqualification. He must not be a director or managing agent nor hold an office of profit in a corporation in which the government has at least 25% share. Next, if a person is elected to both the houses of parliament, he must intimate within 10 days in which house he desires to serve. ठीक है। Next, a person cannot be a member of parliament and state legislature at the same time. If it is, his seat in parliament becomes vacant if he does not resign his seat in the state legislature within 14 days. ये ध्यान रखना है, 14 days. Within 14 days. ठीक है। Next, a house can declare the seat of a member vacant if he is absent from all its meetings for a period of 60 days without its permission. तो ये डेज, नंबर ऑफ डेज कहाँ पे कितने हैं ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नोट करके आप लिख लीजिए। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पेंशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ओके, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, और डेप्यूटी स्पीकर की फिक्स कौन करता है? स्पीकर करता है। Okay, to remove a speaker, a resolution passed by majority of all members of Lok Sabha, such a resolution can be moved only after giving 14 days advance notice. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। Whenever the Lok Sabha is dissolved, जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, the speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets. वही स्पीकर होते हैं जो पुरानी लोकसभा में रहते हैं और जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती है तब तक वही डिसाइड करते हैं हर चीजें। तो ये ध्यान रखिए, पीवाईक्यू भी रह चुका है। स्पीकर इज हेड ऑफ द लोकसभा एंड ही डिराइव्स पावर फ्रॉम 3 सोर्सेज। 3 जगहों से स्पीकर पावर अपनी लेते हैं और वो हेड होते हैं लोकसभा के। कौन कौन सी वो 3 सोर्सेज है? पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान।
दूसरा रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। तीसरा है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। इन तीन जगहों से पावर लेते हैं, डिराइव करते हैं लोकसभा के हमारे हेड स्पीकर। पावर्स क्या क्या है स्पीकर की? व्हाट आर द पावर्स ऑफ स्पीकर? पहला, he maintains order and decorum in the house. Decorum मतलब polite behavior in the house. Second, he is final interpreter of the provisions of the house. Third, he adjourns the house or suspend the meeting in absence of quorum. Quorum क्या होता है हमने पढ़ा था? It is 1/10 of the total strength of the house. उस वक्त पे जो house है. Next, can exercise a casting vote to resolve a deadlock. Casting vote भी exercise करते हैं अगर कोई डेडलॉक हो जाता है, टाई हो जाता है, उसको डेडलॉक टाई को तोड़ने के लिए कास्टिंग वोट भी एक्सरसाइज करते हैं स्पीकर। नेक्स्ट, ही प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हमने देखा था जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते हैं बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस। इसी तरह से स्पीकर के पास ये पावर होती है कि ही प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। He can allow secret sitting of the house at the request of the leader of the house. He can allow secret sitting of the house at the request of the leader of the house. Seventh, he decides whether a bill is a money bill or not, and his decision on this question is final. Is final. Next, he decides question of disqualification of a member. Next, he acts as an ex officio chairman also. Next, he appoints the chairman of all the parliamentary committees. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, थोड़े से रह गए हैं, फिर आपका कवर हो जाएगा, फिर हम पीवाई क्यू एनालिसिस करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पॉइंट आप छोड़िए मत। ओके, Deputy Speaker is also elected by the Lok Sabha from among its members. Next, date of election of the Deputy Speaker is fixed by the Speaker. Next, Deputy Speaker is not subordinate to the Speaker. He is directly responsible to the House. Next, Deputy Speaker has one special privilege, that is, whenever he is appointed as a member of a parliamentary committee, he automatically becomes its chairman. तो ये करेक्ट है, अगर नॉट करेक्ट इनकरेक्ट में स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, आपको पता होंगी तो ही आप इसे कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, up to 10th Lok Sabha, both Speaker and Deputy Speaker were usually from ruling party. हम देख चुके हैं। Since 11th Lok Sabha, Speaker comes from the ruling party and Deputy Speaker comes from the main opposition party. Next, institution of Speaker and Deputy Speaker originated in India in 1921 by the Government of India Act of 1919. हमने ये पढ़ लिया है। 1921 में Frederick White and Sachidanand Sinha were appointed by the Governor General of India as the first Speaker and Deputy Speaker of Central Legislative Assembly. देश आजाद होने से पहले। और बाकी देश आजाद होने की बात तो आपको पता ही है, आनंद स्वामी अयंगर एंड जीवी मवलांकर बने थे। ठीक है ना। In 1925, Vatsalbhai Patel became the first Indian and first elected Speaker of Central Legislative Assembly. After that, independence के बाद जीवी मवलांकर and अनंत स्वामी अयंगर became the Speaker and Deputy Speaker, first Speaker and Deputy Speaker, and had the distinction of being Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha. Member of the panel of chairperson cannot preside over the House when the office of the Speaker or the Deputy Speaker is vacant. Member of the panel of chairperson cannot preside over the House when the office of the Speaker and Deputy Speaker is vacant. Okay, it should be emphasized here that the Deputy Chairman is not subordinate to the Chairman. He is directly responsible to the Rajya Sabha. ठीक है, ये नहीं कि पोस्ट छोटी है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो भी प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस को। ओके, इट वाज इन 1969 दैट एन ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब कुछ पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं। Which constitutional amendment is related to increase in number of Lok Sabha members elected from the state? That is option number C, 7th and 31st. Next, which of the following is extra constitutional organization? Planning Commission. ये extra constitutional organization थी। ठीक है ना। Election Commission, Finance Commission, UPSC, ये सब constitutional organization है। Which article of the Indian Constitution is related to abolition of untouchability? Article 17. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment and is related to fundamental duties, which comes under Article 51A, option number B. Which of the following is not part of parliamentary control on public expenditure? That is option number B, CAG, Comptroller and Auditor General of India. Article 148 में आता है आपका ये। When was the first general election held in India? 1952, option number B. 51 में नहीं हुआ था, बहुत लोग सोचेंगे कि 47 के बाद 49 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और 51 में हो गया होगा। नो, 52 में जनरल इलेक्शन हुआ था पहला। और आगे देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कम्ड अंडर कॉन्करेंट लिस्ट।
Concept of welfare state is included in the Constitution of India is directive principle of state policy. Welfare state DPSP से related है आपका. Next, which of the following is not a fundamental right? तो right to property अब एक legal right बन गया है fundamental rights से. Next, Vice President of India is elected by both the houses of parliament. Next, the fundamental duties were added to the constitution on the recommendation of which committee? Swarn Singh committee. ठीक है, important है. Center-state relation in India is affected by the provisions of the constitution, the planning process, contradiction, political interest, units of political interest with strong desire. ये wrong है. Option number A, 1 and 2 will be the correct answer. 73rd constitutional amendment has which of the following provisions? Regular election to panchayat, correct. Preservation of women at every level of panchayat, correct. Transfer of funds to the panchayat as per the recommendation of State Finance Commission, correct. Transfer of powers which are related to the subjects of 11th schedule to the panchayat. See, be correct. All are the correct. All of these. Match the correct option. Article 124 deals with union judiciary power, 5 deals with citizenship, 350 deals with emergency provisions, and 245 distribution of legislation. Option number D. Okay, on the basis of whose recommendations the finance are distributed between the center and state, that is the finance commission. On the basis of finance commission, the finances are distributed between the center and state. Next, right of free and compulsory education was added to the constitution in 2009. By which constitutional amendment? It was added by 86th Amendment Act. ओके, स्टेटमेंट गिवन है आपको assertion and reason के तौर पे, आपको बताना है इसमें आप क्या सही है क्या गलत. Human Resource Minister has taken various steps for the implementation of recommendation of such a committee. Next, Constitution promises the rights of minorities to establish and administer educational institutions. Both are correct, and R is the correct explanation of A. Option number A. Which of the following documents is not presented in the Parliament as part of the budget? तो इसमें जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू बिल इज द करेक्ट आंसर. तो ये था, हमने अपना डिस्कस कर लिए हैं आज के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एनालिसिस और अपनी आज के क्लास, जिसमें हमने बेसिकली फैक्चुअल चीजें कवर करी हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर की हुई है जहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेडली आते रहते हैं, और उसी एरिया को हमने डिटेल्ड में एनालाइज किया है कि लक्ष्मीकांत की बुक से अगर वहां से क्वेश्चन आया तो उसके आसपास भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने इस तरह से नोट डाउन करके अपने खुद के नोट्स बनाए थे, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. कई बार इनमें से क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो. ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम.